नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जैंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है एएसओ के लिए, मुख्य आरक्षी के लिए, एलटी मैथ्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम मैट्रिक्स के बेहतरीन एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगामी सभी एग्जाम में। तो इस सेशन को दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आज के क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी वीडियो देखना, पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। और मुख्य आरक्षी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न दोस्तों मुख्य आरक्षी परीक्षा में भी आएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं। आपके पास हम 15 से 20 क्वेश्चन इस समय पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप देखिएगा, कॉपी पेन अपने उठा लीजिए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, आपको बताना है ए आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑड ऑर्डर है, ठीक है, और आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको याद होगा कि जब एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इसका जो ऑर्डर है वो ऑड है। ऑड ऑर्डर का मतलब यह है कि इसका ऑर्डर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। इस टाइप से इसका ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा दोस्तों ये 2n+1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2n+1, ठीक है, यानी ऑड फॉर्म में। तो अब एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब दोस्तों याद होगा आपको ये रूल कि भाई k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है? k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, अगर ए का ऑर्डर क्या हो? n हो। ए का ऑर्डर क्या हो? n, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर भी यही होगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2n+1 हो जाएगा, क्योंकि हमने ए का जो ऑर्डर है वो हमने माना है 2n+1, ठीक है, यानी कि ऑड ऑर्डर, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों, जो -1 की पावर ऑड होती है वो एक्चुअली क्या होता है? माइनस के बराबर होता है। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब आपको पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होता है, ठीक है। चाहे आप ए का ट्रांसपोज लो, उसका डिटरमिनेंट लो, या फिर ए का डिटरमिनेंट लो, ये दोनों के दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये चीज यहां चली जाएगी तो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि जो बी वाला ऑप्शन, सॉरी ए वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर ऑड है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स पर हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी है, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो उनको जरूर देख लेना, फिर यहाँ पर आना, बहुत हेल्प मिलेगी। इतना ईजी हो जाएंगे अभी ये वीडियोस आपके लिए, इतना ईजी इन क्वेश्चंस को करना हो जाएगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, ये चीज़ काफ़ी सिंपल है और हम लोग ये आसानी से कर सकते हैं अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगली जो वीडियो रहेगी उसके बारे में बताता हूं। अगली वीडियो रहेगी दोस्तों डिटरमिनेंट पर आधारित, ठीक है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूं, अब उसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, और फिर सीधे सीधे कुछ एमसीक्यू बताएंगे। तो कल की वीडियो कल या मे बी परसों आ सकती है, तो उसमें हम आपको दोस्तों डिटरमिनेंट के एमसीक्यू बताएंगे। फिलहाल मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एक वीडियोस में बता चुका हूं, तो उसको बार बार नहीं बताऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज थी जो छूट गई थी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद सीधे हम एमसीक्यू ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है? देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन था एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया कि भाई अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका इवन ऑर्डर है, जैसे इवन ऑर्डर में क्या हो सकता है? 2 4 6 8, ठीक है, इस टाइप का ऑर्डर है, तो तब क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मान लेते हैं मैं कोई 2x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूं ए, और ये मान लेते हैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर x है तो क्या होगा? -x होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो 2x2 की मैट्रिक्स आप कोई सी भी ले लीजिए, कोई सी भी ले लो, ऐसी तो बनेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर -2 है तो यहां पर 2 होगा, तो एक्चुअली वो क्या आने वाला है? एक स्क्वायर आने वाला है,
ठीक है। तो भाई 2 क्रॉस 2 से तो पता लग गया स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों अगर हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करें, अगर हम 4 में चले जाएं, जैसे अगर आप इसको लिखें 0 x y z, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -x -y -z, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे बनाई जाती है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे जस्ट उसका यहाँ पर क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, -a -b, ठीक है। यहाँ पर जीरो लिखेंगे, अगर यहाँ पर c आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, -c आएगा और जीरो आएगा, ठीक है। अब दोस्तों जब इसको भी खोलोगे तो आप क्या आएगा, आपके सामने क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आप इसको स्वयं प्रूफ करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं। तो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इवन ऑर्डर की होती है तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसको आसानी से इसको खोलना और देखना, ये आपका क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां पर से दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर की तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। वैसे हमें 2 क्रॉस 2 से हमने पता लगा दिया तो वो इनफ है, लेकिन 4 क्रॉस 4 की अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन आपको बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको बता चुका हूं, जब ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि यहां पर जो ए ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर आपने इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाना है, सबसे पहले आपको इसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाना है। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूं। तो अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लूंगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब डिटरमिनेंट ऑफ आई हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए डिटरमिनेंट टू बी डिटरमिनेंट के बराबर होता है। तो यहां से ए का डिटरमिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर 1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो ए है और ए का ट्रांसपोज है, दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर मैं 1 लिख सकता हूं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। सो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा +-1, ठीक है। यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आसानी से आंसर इसका आप दे सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं आपको ताकि ये चीजें आप सिर्फ एग्जाम में आप इसको देखो और टिक मारो, ठीक है। इतना भी सॉल्व करने की आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि भाई क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है ये तो पता होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बराबर है ए आई जे एन क्रॉस एन, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लेट सी आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए एंड सी बराबर आपकी सी आई जे यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स है। देन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बताइए, जैसे अगर आपके सामने ए बराबर है कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सी आई जे भी अगर आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है दोस्तों एक्चुअली क्या होती है, उसका अगर हम ट्रांसपोज ले तो एक्चुअली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने भले ही इसका ट्रांसपोज नहीं लिया है, लेकिन जब उसका डिटरमिनेंट लेंगे, देखिए चाहे आप सी हो, देखिए एक्चुअली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होगा, सी का ट्रांसपोज है ना। अब सी का ट्रांसपोज है, सी का जो ट्रांसपोज है वो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ सी होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ सी ट्रांसपोज के बराबर होगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं सीधे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होगा वही एक्चुअली क्या होगा, सी ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा भाई, जो ए होता है उसका डिटरमिनेंट ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि सी आई जे कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं वही एक्चुअली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। कायदे से हमें सी का डिटरमिनेंट निकालना है, लेकिन सी का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, मैं एक काम करूंगा, उसको सी ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर निकाल दूंगा। और जो सी का ट्रांसपोज है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि भाई जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है दोस्तों वो कितना होता है, मॉड ए की पावर n-1 होता है। तो वही दोस्तों क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है, ये सी के ट्रांसपोज के बराबर है, यही दोस्तों क्या होगा, सी के बराबर होगा, यानी कि मॉड ऑफ सी के बराबर होगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे ये इसका पीछे क्या लॉजिक है। सी आपकी एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है
और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है सी ट्रांसपोज, ये तो श्योर है। लेकिन जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो दोस्तों वो सी ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। वो एक्चुअली क्या होगा, मॉड ऑफ सी के बराबर होगा। तो बस हमें क्या कर देना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाल देना। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एन क्या होती है दोस्तों, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है, कौन सी, आपकी यूनिट मैट्रिक्स। जब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे बोथ साइड, और तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन का डिटरमिनेंट, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया जब ये स्केलर बाहर आएगा तो यहां पर हो जाएगा की पावर एन, और डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है भाई। k इंटू ए क्या होता है भाई, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो वही तो यहाँ पर लगेगा ना, ये k मान लो, ये एक स्केलर है, तो यहाँ से ये पार्ट जब इधर चला जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ a बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपको सीधे याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सीधे याद है तो इस क्वेश्चन को आप सीधे यहाँ पर देखेंगे और ऐसे करके टिक मार देंगे, यानी कि ऐसे गोला करके काला कर देंगे, ठीक है। मतलब कि गोले को ऐसे करके काला कर देंगे सीधे, अदरवाइज लगे रहो यहाँ पर रामकथा लिखने में, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन प्रश्नों को बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, मैंने पहले ही बोला है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक बहुत क्लियर है, इंप्रोवाइजेशन करके बहुत बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही मिनटों में, चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर सीधे हायर लेवल का पढ़ो, ग्रेजुएट लेवल का, होना कुछ ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, एक मैट्रिक्स है सच दैट देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर which is non-singular and every square submatrix of order r plus 1 is more is singular, then रैंक ऑफ ए क्या होगी भाई। ये तो रैंक की डेफिनेशन हो गई, पर रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है भाई। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रैंक होती क्या है, एक आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जब आप इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे, मान लेते हैं वो ऑर्डर आर की है, ठीक है, तो अगर वो नॉन सिंगुलर निकलती है, इसके हमने सब मैट्रिक्स ली, मान लेते हैं सी है, तो यानी कि अगर वो नॉन सिंगुलर निकलती है तो उसकी रैंक आर होगी। लेकिन कब, जब हम क्या करेंगे, इससे ऊपर की जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं, यानी कि r प्लस 1 ऑर्डर की, वो सारी की सारी क्या होती है, उनके डिटरमिनेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मान लेते हैं इससे ऊपर की जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स वो C1 है, तो वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक। तो ये तो कॉन्सेप्ट है ही। तो रैंक निकालने का तो तरीका यही होता है कि भाई आप क्या करिए, एक मैट्रिक्स लीजिए, उसकी हाईएस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखिए, ठीक है। पहले उसको चेक करिए कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर निकलती है तो वही उसकी रैंक है, अगर वो सिंगुलर आती है तो फिर उससे छोटी वाली निकालिए। ऐसे से करके हम करते हैं, तो ये तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, रैंक ऑफ ए बराबर आर। रैंक अगर वाली वीडियो नहीं आता, अगर पता नहीं है कि रैंक क्या होती है, तो एक काम करना, पीछे प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहां पर चेक करना, रैंक वाली वीडियो देखना, 2 मिनट में आ जाएगा कि रैंक क्या होती है। बहुत सारी वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, तो इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर देन रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। देखिए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, आर के बराबर ही होगा, ठीक है। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपने क्या कर दिया, रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी एक तरह का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या नहीं करता, डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि हम इकोलॉन फॉर्म की मदद से क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज है वो भी आर के बराबर होगा, क्योंकि इट इज द काइंड ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्या कर दिया, रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उससे ए की रैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी क्या होगी, आर के बराबर होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, इस तरह से भी आप इसका लॉजिक बना के आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे बराबर है 1 फॉर ऑल आई कॉमा जे, देन आपको रैंक बतानी है कि इसकी रैंक क्या होगी। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, भाई आपके पास जो मैट्रिक्स है ए बराबर है ए आई जे, और जहां पर ए आई जी की वैल्यू जो है वो दोस्तों क्या है, 1 है, ठीक है, m क्रॉस 1। मान लेते हैं इस टाइप की मैट्रिक्स होगी आपके पास, ये 1 1 1 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे क्या होगा, 1, मतलब लास्ट में आएगा 1, ठीक है, नीचे भी आपका 1 होगा। तो ऐसे आपके पास एक दोस्तों मैट्रिक्स है, ठीक, m क्रॉस n की, ठीक। तो आपको बताना है कि रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है, ठीक। तो अब आप
क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, कोई भी आप सब मैट्रिक्स निकालेंगे। मान लेते हैं कि चलो मैं आपको एक चेकिंग के लिए 3x3 की दिखा देता हूँ। देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि आपको निकालनी क्या होती है, स्क्वायर ही निकालनी होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसका डिटरमिनेंट निकालिए, चेक करिए क्या हो जाएगा भाई डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में आपको पता है कि भाई जब एक रो या एक कॉलम आपस में बराबर होते हैं उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। भाई इसको बी मान ले तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये तो आपकी क्या आने वाली, सिंगुलर आने वाली। ऐसी अगर आप दोस्तों 4x4 की निकालेंगे वो भी जीरो आएगी। क्यों आएगी, किस कॉन्सेप्ट से आएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक डिटरमिनेंट में, मैं आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बता चुका हूं, एक डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में अगर बराबर आ जाए तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो आता है। तो आप देखिए भाई देखिए फोर को, अब देखिए यहां पर से पहले मान लेते हैं कि इसमें इन दोनों में छोटा है m, n छोटा है, तो पहले n क्रॉस n निकालेंगे वो भी जीरो आएगा। ठीक है, n-1 क्रॉस n-1 निकालेंगे वो भी जीरो आएगा। ऐसी तरह से 4 में गए, 3 में गए, 2x2 निकालो, देखो 2x2 वो भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचेगा भाई, 1x1 बचेगा। 1x1 में एक्चुअली आएगा 1 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, और जो कि क्या है, नॉन जीरो है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो AIJ जो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो उसकी रैंक है वो किसके बराबर होनी वाली है, 1 के बराबर होने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इसकी 1x1 की मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है। देखिए जितनी भी 2x2 की मैट्रिक्स निकालेंगे, 3x3 की निकालेंगे, 4x4 की निकालेंगे, सारी की सारी जीरो आएंगी। लेकिन जो 1x1 की मैट्रिक्स है वो जीरो के बराबर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो AIJ है वो 1 के बराबर है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 का जो डिटरमिनेंट है 1 के बराबर आता है, तो एक्चुअली ये क्या है, नॉन सिंगुलर आ जाएगा। बाकी सारी की सारी ऊपर की क्या रहेंगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो रैंक ऑफ ए एक्चुअली क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इफ A इज अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड B इज अ नॉन जीरो रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, देन आपको रैंक ऑफ AB निकालनी है। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए आपके पास एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, तो चलो कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो ये मान लेते हैं A11 A12 से लेकर क्या हो जाएगा, AM1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही B वाली जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये हो जाएगा भाई B11, ठीक है, B12 B13 से लेकर क्या हो जाएगा, B1n। ठीक है, तो ये बन जाएगी 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगी कि m क्रॉस 1 n की मैट्रिक्स आएगी। m क्रॉस 1 इंटू 1 क्रॉस n करेंगे तो आपकी m क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी। तो AB इस तरह से आएगी, देखिए AB बराबर हो जाएगा, मैट्रिक्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहली रो पहला कॉलम, ये देखिए A11 B11, फिर अगला क्या होगा A11 B12, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, A11 B13, ऐसे ही चलता रहेगा A11 B1n। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पर आएगा A21 B11, ठीक, A21 B12। ठीक है, ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा A21 B1n। ठीक है, तो ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा AM1 B11 AM1 B12 एंड सो ऑन AM1 B1n। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नॉन जीरो है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से आप क्या करिए, देखिए जब हम क्या करेंगे, अब हम इसके माइनर लेंगे एक एक करके। जैसे m क्रॉस n है, इसमें जो भी छोटा होगा उतना मान लेते हैं। अगर n छोटा होगा तो सबसे पहले हम n क्रॉस n का सब मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, उसको चेक करेंगे। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए अगर आप 2x2 का चेक करिए, देखिए 2x2 का मैं चेक करता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, ये देखिए ये वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आप चेक करिए इसको, क्या आएगा A11, इसको मैं B मान लेता हूँ, चलो इसको मैं D मान लेता हूँ। ठीक है, देखो A11 B11 A11 B12 A21 B11 A21 B12। ठीक है, आप इसको जरा सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इसका मल्टीप्लाई, यानी कि A11 B11 A21 B12 माइनस A11 B12 A21 B11।
तो आप देख सकते हैं कि A11 B11 A11 B11 B12 A21 देख रहे हैं, तो ये कट जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप 2x2 के जितने भी माइनर लेंगे वो सारे के सारे जीरो आने वाले हैं, ठीक है। आप यहां पर से कोई सा भी ले लीजिए, आप दो दो के जितने भी पेयर उठाएंगे दोस्तों ये सारे के सारे जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों क्या होंगे 3x3 4x4 सभी के आपके माइनस क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, यानी कि जितनी भी आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे दोस्तों वो जीरो आ जाएंगी, ठीक है। बस क्या होगा, अब इससे नीचे 2x2 से नीचे क्या आ सकते हैं 1x1, जैसे कि ये बच जाएगा 1x1 में क्या आ गया A11 B11। और दोस्तों क्योंकि यहां पर दे रखा है कि ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, दोनों के दोनों नॉन जीरो है, यानी कि ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो डिटरमिनेंट है दोस्तों वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जो रैंक ऑफ ए बी होगी वो क्या होगी, 1 के बराबर होगी। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या है कॉन्सेप्ट, आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, इन दोनों के प्रोडक्ट से एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर हम क्या करेंगे उसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे। स्क्वायर सब मैट्रिक्स में अब आप n क्रॉस n फिर उससे छोटी 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 बनाते हुए चले जाएंगे। तो मैंने आपको 2x2 के एग्जांपल से दिखा दिया कि आप देख रहे हैं कि जो 2x2 के जितने भी यहाँ पर आप देखिए जितने भी माइनर बनेंगे सब जीरो आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसकी रैंक है वो क्या होगी, 2 से छोटी होगी। अब 2 से छोटी क्या हो सकती है 1, एंड आपको दे रखा है कि भाई जो A11 B11 है वो नॉन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो हेंस इसकी जो यानी कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से दोस्तों इसका जो आंसर है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने रैंक की प्रॉपर्टीज बताई थी, उस रिलेटेड प्रश्न है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए बराबर m है, रैंक ऑफ बी बराबर n है, देन आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ए और बी आपके पास टू मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए m दे रखी है, रैंक ऑफ बी n दे रखी है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रैंक ऑफ ए बी होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल टू होती है रैंक ऑफ ए, ठीक है, एंड रैंक ऑफ ए बी लेस देन होती है हमेशा रैंक ऑफ बी से, ठीक है। ये दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो रैंक ऑफ ए बी होगी दोस्तों वो एक्चुअली क्या होगी, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत इजीली मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से होता है। तो जो रैंक ऑफ ए बी होती है, यानी कि जो ए बी का जो प्रोडक्ट करेंगे तो दोस्तों वो जो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी उससे क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। मान लेते हैं कि एम और एन में, एम एंड एन में मिनिमम एन है, तो जो रैंक ऑफ ए बी होगा वो दोस्तों क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एन होगी। मतलब कि एन अधिकतम हो सकती है या फिर उससे क्या होगी, लेस ही होगी, ठीक। तो रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ m कॉमा n, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अच्छा प्रश्न है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड B इज अ मैट्रिक्स, देन आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट रहेगा। रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए रहेगा, रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ बी रहेगा, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए रहेगा, या फिर रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ बी रहेगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों जो A इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बी को देखो मैं क्या देख सकता हूं, बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इनवर्स ए बी, ऐसे करके लिख सकता हूं, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए बी एक्चुअली क्या होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहां से रैंक निकालता हूं। देखिए रैंक ऑफ बी बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ ए इनवर्स ए बी, ठीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रैंक ऑफ ए बी होता है, या फिर चलो इसमें यहां पर कुछ और लिख लेते हैं, रैंक ऑफ, मैं यहां पर लिखता हूं पी क्यू लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा सही हो जाएगा। रैंक ऑफ जो पी क्यू होता है दोस्तों वो लेस देन होता है रैंक ऑफ पी, ठीक है। और या फिर जो रैंक ऑफ पी क्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ क्यू, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों हमने फायदा उठाना है। तो देखिए यहां से जो रैंक ऑफ ए इनवर्स बी है दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए इसको मैं P मान लेता हूं, इसको मैं Q मान लेता हूं, ध्यान रखना इसको मैं P मान लेता हूं, इसको मैं Q मान लेता हूं। तो यहां से दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रैंक ऑफ ए बी आ जाएगा, ठीक है। मैंने मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट उठा दिया कि रैंक ऑफ पी क्यू लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ क्यू। इसको मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया, ये इसको एक मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू हो गया रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक ऑफ बी एक्चुअली क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बट दोस्तों यहां से तो हम जानते हैं कि जो रैंक ऑफ ए बी है
रैंक ऑफ ए बी है वो तो क्या होता है, वो होता है लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी होता है। भाई यही तो कॉन्सेप्ट है, ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यही तो है कि जो रैंक ऑफ ए बी है, यानी कि दोस्तों जो रैंक ऑफ बी होता है, एक सेकेंड देखिए, जो रैंक ऑफ बी होता है दोस्तों वो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है रैंक ऑफ ए बी। ये इसी कॉन्सेप्ट से देखिए, यही कॉन्सेप्ट का दोबारा से यूज कर दिया। रैंक ऑफ बी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होता है। तो यहां से देखिए भाई, अगर a लेस देन इक्वल्स टू बी हो और b लेस देन इक्वल्स टू a हो, उसका मतलब दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रैंक ऑफ b बराबर हो जाएगा दोस्तों रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ बी बराबर क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए बी। यानी कि आप सिंपली इसको बता सकते हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को फिर से कि ए इन्वर्टेबल है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बी को मैंने क्या लिख दिया, ए इनवर्स ए बी लिख दिया। ठीक है, तो अब मैंने, मुझे अगर रैंक ऑफ बी निकालनी है तो वो रैंक ऑफ ए इनवर्स इंटू ए बी के बराबर होगा। अब मैंने यही वाला कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई ये दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है भाई रैंक ऑफ पी क्यू लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ पी होता है। तो रैंक ऑफ ए इनवर्स ए बी शुड बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, या फिर लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए इनवर्स। उसकी तो हमें आवश्यकता है नहीं, तो हम उसको क्यों लिखे, तो लेस देन, यानी कि यहां से आया कि भाई जो रैंक ऑफ बी है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है, लेकिन एक्चुअली जो रैंक ऑफ ए बी होता है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी होता है। ठीक है भाई, हमने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यही पढ़ा, तो दोनों को आपस में आपने क्या किया भाई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इससे हमारा जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि भाई जो रैंक ऑफ बी है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी बराबर बी है, बी ए बराबर ए है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए ए बी दो मैट्रिक्स इस तरह से हैं कि भाई ए बी बराबर बी ए है और बी ए बराबर ए है, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। चलिए ट्राई करते हैं क्या निकल सकता है कॉन्सेप्ट यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ट्राई करिए कैसे कैसे हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो देखिए यहाँ पर देखिए a की जगह पर क्या है, a की जगह पर मैं लिख लेता हूँ ba, a की जगह पर लिख देता हूँ ba। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर b है, b की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, ab लिख देता हूँ। ठीक है, अब लगाओ भाई एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई ab इंटू ए प्लस ये हो जाएगा बी ए इंटू बी। ठीक है, अब ए बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, वो बी के बराबर है। ए बी की वैल्यू क्या है, बी के बराबर। आप देखिए ठीक है, ए बी की वैल्यू है बी के बराबर, ये तो ए ही है, और जो बी ए है, बी ए की जो वैल्यू है वो ए के बराबर, ये बी ए की वैल्यू क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, फिर से देखिए जो बी ए की वैल्यू है वो ए के बराबर है, और जो ए बी की वैल्यू है दोस्तों वो बी के बराबर है। तो एक्चुअली ये क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है और ये कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। और कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, कंसिस्टेंसी को कैसे चेक किया जाता है। तो कंसिस्टेंसी को चेक करना है यहाँ पर कि क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ओनली वन सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सारे केस मैंने आपको बताया। देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास सिस्टम है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर है 1, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर है 2, और 5x प्लस 5y प्लस 9z बराबर है 4। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं, यानी कि 1 2 3 2 1 3 5 5 9। ठीक है, यहीं से सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है। तो चेक करिए, देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए 1 9 5 3 होता है 15, माइनस 2 यहाँ से जाएगा भाई 9 दूनी 18, माइनस 5 3 15, प्लस 3, और इसको खोल दो भाई 5 दूनी होता है 10, माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये होता है माइनस 6, माइनस 2, 18 में से 15 गया, एक्चुअली 3 बचता है, प्लस 3, 10 में से 5 गया 5, माइनस 6, 3 दूनी होता है माइनस 6, 5 यहाँ होता है 15। तो ये आ गया भाई 15 माइनस 12 दैट इज 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, नॉन जीरो के बराबर आ गई। यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर है, ये एक नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, और ये अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, कंसिस्टेंट होता है सिस्टम, और यहां पर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है,
अगर ये 0 आ जाता तो उस केस का भी मैंने आपको बता रखा है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए चेक करते। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों वो चेक करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन है ए एक्स बराबर बी की, तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा, यानी कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज यूनिक। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक है, देन आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। काफी सिंपल सा प्रश्न है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है यानी कि वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है, तो भाई यहां से क्या हो जाएगा, 4x + 2 2x - 3x + 1 बराबर हो जाएगा। आपने क्या करना है, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना है, 4x + 2 हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप कुछ भी करिए, देखिए ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो आप कोई से भी निकाल लीजिए, x + 2 बराबर हो जाएगा 2x - 3। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए, यहां से ये चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 5, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आ भी जाता है कभी कभार। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, और ट्राई करो इसको। फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी बराबर है ए सी, वी कैन कंक्लूड बी बराबर सी प्रोवाइडेड। देखिए दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, है ए बी बराबर ए सी है, और यहां से निकल कर आता है बी बराबर सी। तो इसका क्या मतलब है, क्या ए सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है, ए सिमेट्रिक है, ए इज ए स्क्वायर, क्या इसका कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए। तो आप बताइए क्या इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों ये होना चाहिए कि अगर ए बी बराबर ए सी है और ये बराबर आ जाता है बी बराबर सी का, तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तभी क्या होगा दोस्तों, ये आपका क्या आएगा, बी बराबर सी क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी कि ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ए को क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों ये रिजल्ट पॉसिबल है, यहां से ये रिजल्ट तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। तो 84 का क्या होना चाहिए आंसर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेट ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एक्स वाई जेड। आपको बताना है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ और कुछ नहीं है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर देना और कुछ नहीं करना है। लेट मैं क्या करता हूँ, x² / a²। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लेकिन पावर 2 है, तो आप सोच रहे होंगे यार इसमें क्या किया जाए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे हम 10th में करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन कर देना है। y² / b² बराबर आपने क्या कर देना है, कैपिटल Y, z² / c² की जगह पे कैपिटल Z रख देना। तो दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख दो इसको, क्या हो जाएगा भाई, x + y - z बराबर 1, x - y + z बराबर 1। देखिए ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं, -x + y + z बराबर 1 हो गया। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई है। ठीक, अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा, वही तो होता है। ये हो जाएगा भाई 1 1 - 1 1 - 1 1 और -1 1 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 -1 -1, ये हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करो 1 माइनस माइनस का हो जाएगा +1 -1, एंड यहाँ पर आप देखें तो 1 माइनस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 1 - 2 1 + 1 2 होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये तो 0 हो जाएगा, तो -1 - 2 दैट इज -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है भैया कि ए नॉन सिंगुलर है, और अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0 है, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0 है, और आपको दे रखा है यहाँ पर कि भैया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बराबर 0, यानी कि इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो बराबर 0 है। तो आपको बताना है सिस्टम हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन, वन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल, नो सॉल्यूशन, ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है होमोजीनियस, होमोजीनियस है ना। और होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आता है तो उस समय पर क्या होता है दोस्तों, इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसमें नो सॉल्यूशन का तो कोई केस होता ही नहीं है, हमेशा होमोजीनियस जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंसी में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इकलौता सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है भाई एक्स वाई जेड 0 रख दो, एक्स वाई जेड बराबर 0 रख दो तो सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर आप कह सकते हैं मोर देन 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन से ज्यादा, ठीक है। तो क्लियर है यहां पर क्या होंगे, इसके ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या है 0 के, क्योंकि यहां पर दोस्तों आप एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए अगर आप चेक करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है वो 0 आने वाला है, क्योंकि जो आप ये वाला जो बी वाला पार्ट है वो तो क्या है ऑब्वियसली यहां पर आपका 0 आएगा निकल के, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, आप क्लियरली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी मैं एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी लिख रहा हूँ, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है, वो मैंने गलती से शायद लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो आप देख सकते हैं कि जो बी वाली जो मैट्रिक्स है वो तो क्या है, ऑफ कोर्स जो कॉलम मैट्रिक्स है वो 0 है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि वो 0 आने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि इस केस में अपने आप ही क्या आएंगे, इनफाइनेटली सॉल्यूशन आएंगे, मोर देन 2 सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। एक और क्वेश्चन दोस्तों जो कि फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ। तो आपको पता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आप इसको एक बार लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर है 3 एंड 3x प्लस 2y प्लस के जेड बराबर है 4। आपको बताना है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, कब होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, यानी कि 1 1 1 2 1 माइनस 1 एंड 3 2 के डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ पर क्लियरली है कि इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में खोलूँ, इसके रिस्पेक्ट में खोल लेते हैं, 1 1 1 के रिस्पेक्ट में। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के भी इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और कुछ ही नहीं होता, ठीक। तो चलो कोई बात नहीं, चलो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। या फिर एक काम करता हूँ, मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, C2 माइनस C1 कर देता हूँ फटाफट, देखिए क्या होगा, 1 2 3, ये तो हो जाएगा 0, 2 में से 1 गया -1 और 2 में से 3 गया -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी C3 माइनस C1 कर देता हूँ, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर से हो जाएगा भाई k -3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में खोल देता हूँ। तो इसके रिस्पेक्ट में जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा भाई k -3 माइनस में, और माइनस माइनस का 3 प्लस हो जाएगा फिर, लेकिन ये माइनस ही हो जाना, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो -k प्लस 3 -3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली है कि भाई जो -k है डज नॉट इक्वल टू 0, इट सिंपली मींस दैट k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो k आ रहा है, मतलब इसका जनरली जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है तो k आ रही है, तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दोस्तों k आ रही है, तो k इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो a वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप डिटरमिनेंट को निकाल लेना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजीली, बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें हो जाती हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बहुत हो गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर -3, डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर 3, देन 3ab की क्या वैल्यू होगी। बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार आ जाता है, ठीक है, कई बार आ गया है, लेक्चर में भी आ चुका है, एलटी में भी, एलटी मैथ्स में भी आ चुका है, ठीक है, बहुत बार ही आ चुका है। इस टाइप का प्रश्न कैसे करते हैं, देखिए ए एंड बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर है 3, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, बी भी आपकी क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए, 3ab।
अब आप बताइए कि 3 ये क्या है, एक स्केलर है, जब ये बाहर जाएगा इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया भाई k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a होता है k की पावर n इंटू a होता है अगर a का ऑर्डर n है तो, ठीक है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। फिर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है ही नहीं, 3 या 9 9 हो जाता है 27, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है 3, तो 27 तियां कितना होता है, 81 होता है, तो -81, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कर देना। मुख्य आरक्षी की तैयारी कर रहे हो तो भी आप हमारे साथ जुड़ जाओ। जितने लोग भी मुख्य आरक्षी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके कोई परिचित कर रहे हैं उनसे तैयारी, तो उनको प्लीज शेयर कर देना। हेड कांस्टेबल के लिए भी यही कोर्स है दोस्तों, ये वीडियोज उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। एग्जाम में जाएंगे तो उनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा इन वीडियोज को देखने के बाद। और डेफिनेटली भाई तैयारी तो खुद भी करनी होती है, घर में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। ये गाइडेंस वीडियो है, खाली इन्हीं पर निर्भर ना रहे। मैं आपसे सभी से अपील करूंगा कि केवल इन पर निर्भर ना रहे, अपना भी घर में तैयारी करें। यहाँ पर आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, उन कॉन्सेप्ट को घर में अप्लाई करें। कोशिश करें कि उन पर बेस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किए जाए। एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, उससे भी काफी सारे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। एक टीचर्स का यही होता है रोल कि वो आपको गाइड करेगा। सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि समय इतना नहीं रहता है, लेकिन आप खाली समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी मैथ्स को मजबूत बना सकते हैं आगामी सभी एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।